अल्फा लीनियर मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, अगर वो लीनियर मोशन है तो क्या ट्रेवल करेगा भाई, वो एक डिस्टेंस s ट्रेवल करेगा, है ना। अगर इसी ऑब्जेक्ट को क्या किया आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे फिक्स कर दो और यहाँ से आप फोर्स लगाओ, सो इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस, दैट थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे आता है थीटा। सिमिलरली इफ हियर वेलोसिटी, तो यहाँ क्या बोलते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। सो सब में एक नया वर्ड आके जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर। ओके, वी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ए है, तो इधर क्या आता है अल्फा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और भी एक्सेलरेशंस आते हैं, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट अगर आप फोर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है टॉर्क, बिकॉज फोर्स गिव्स द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब आप फोर्स की बात करते हो तो क्या होता है, जब अपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो क्या होता है भाई, ट्रांसलेशनल मोशन इज कॉज्ड, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट आपका सीधे डायरेक्शन में जाएगा। बट वही आपने अगर टॉर्क का एप्लीकेशन देखा, तो जब भी आप टॉर्क अप्लाई करते हो तो क्या होगा भाई, वहां पे टॉर्क को आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड। ओके, तो सिमिलरली अगर फॉर्मूला देखें फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma, एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा, एंड आल्सो वन मोर फॉर्मूला, द टॉर्क इक्वल्स टू F क्रॉस R। ओके, F इंटू R परपेंडिकुलर। सो नाउ यहाँ पे देखिए, दिस इज m इज मास, तो मास के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे न्यू टर्म हमें दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड I। सो m represents this mass and I represents for moment of inertia, I represents for moment of inertia। ओके, मोमेंट ऑफ एनर्जी हम सब ने अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही डीप में पढ़ा है, हर ऑब्जेक्ट का काफी दोनों फॉर्मूलेस का हमने डीपली एनालिसिस किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये मास हो गया, एक्सेलरेशन आप देख रहे हो यहाँ पे ए, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, देयर इज अल्फा। ओके, सो टॉक इक्वल्स टू आई अल्फा, और आगे भी हम देखेंगे, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम P इज इक्वल टू यहाँ पे mv, है ना, मोमेंटम, तो यहाँ पे आता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड L, एंड L इज इक्वल टू क्या आता है भाई, सिर्फ mvr, है ना। तो सारे फॉर्मूले में अगर आप देखो ध्यान से तो एक एक्स्ट्रा आर कम्स, है ना। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी आप जो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन आप पढ़ रहे हो ना, ये किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट पढ़ रहे हो, एक फिक्स्ड रेडियस के अबाउट आप पढ़ रहे हैं। ओके, सो अभी हम पढ़ रहे थे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। सो जैसे आप ये जानते हो कि जैसे हम लीनियर मोशन में हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है कि बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 हो तो हम कहते हैं दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। सो इक्विलिब्रियम के केसेस कैसे थे, इक्विलिब्रियम के केसेस जैसे थे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे आपने क्या किया, इधर से ऐसे फोर्स लगाए, है ना। सपोज दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3 एंड दिस इज F4। F1 की वैल्यू कुछ दे रखी है, F2 की सबकी वैल्यू दे रखी है, एक फोर्स अननोन है ना। और फिर आपसे क्या बोलते हैं, आपसे बोलते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, कैलकुलेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F2, है ना, ऐसा बेहतर। सो आप इक्विलिब्रियम का मतलब क्या जानते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब ये जानते हैं कि दिस F नेट शुड बी इक्वल टू 0, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट्स ऑल, है ना। सो आप क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते थे, आप ऐसे लिखते थे F3 प्लस F4, है ना, माइनस माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखते थे। या फिर कई बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसे भी लिखते हैं हम, F3 प्लस F4 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। नाउ अभी देखिए ध्यान से, आपके पास ओनली वन अननोन इक्वेशन, ओनली क्या है, आपके पास एक अननोन वेरिएबल है। सो नाउ इफ द वेरिएबल इज 1, तो आपको एक इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, है ना। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यहाँ पे आप F2 की वैल्यू रखिए, F3 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, और इन सब की तीनों की वैल्यू पता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे F2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये किसके बारे में है भाई, लीनियर मोशन के इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। तो सिमिलरली अभी हम लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था
रोटेशनल मोशन के इक्विलिब्रियम के बारे में, कि अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उसमें हम इक्विलिब्रियम को कैसे स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सो जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया इसका इक्विलिब्रियम का। तो अभी आई हम स्विच करते हैं अपने रोटेशनल मोशन के इक्विलिब्रियम पे। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ? Sakshi is appearing after a long time. What happened? Kalpana Naginal, a new student. ओके चलिए, तो यहाँ पर हमने ये बैकग्राउंड सेट कर लिया। तो अभी हम पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। तो समझते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है एक बार फिर से। और फिर से हम उसमें भी हम टॉर्क को जीरो करेंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो वो चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए, सभी लोग सीखेंगे एक बार फिर से। एक लंबा गैप हो गया इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा सा। तो हेडिंग डाल लेंगे सब लोग, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सो सपोज आपके पास यहाँ पे वन रॉड इज देयर, है ना। एक रॉड है आपके पास। नाउ इस रॉड को आपने क्या किया, कई बार ऐसा देखते हैं ना आप, एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि एक रॉड है आपके पास, सपोज दिस इज अ रॉड, है ना। अब ये एक रॉड है और यहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग ऐसे अपने बीच में उंगली पे ऐसा रख लेते हैं एक स्टिक को, और ये ऐसे ऐसे उठा लेते हैं कि देखो भाई मैंने इसको उठा लिया और ये बिल्कुल अभी हवा में है, बिल्कुल ही स्टेबल है ना। देख पा रहे हैं आप सब लोग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाया और ये क्या हो रहा है, अभी बिल्कुल मैंने इसे स्टेबल कर दिया। ओके, तो नाउ अभी आप देखो जो ये पेन है, मैंने यहाँ पे पेन के ऊपर क्या करा है, एक फोर्स लगाया, है ना। ना ये जो आपका जो फोर्स लगाया है ना मैंने, सपोज ये क्या है, सपोज दिस इज सम पॉइंट, है ना। अभी देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, ये फोर्स मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, राइट और लेफ्ट, है ना। थोड़ा सा राइट में मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, तो अभी देखिए पेन क्या हो गया, गिर गया, है ना। अभी आप देखो ध्यान से, तो पेन क्या हो गया, यहाँ पे टॉपल हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे ऐसा रख दिया तो ऐसे गिर गया, मतलब ये किधर कौन सी डायरेक्शन में गिरा, ये वाली डायरेक्शन। नाउ आप अभी फोर्स को कुछ इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, ये इधर की तरफ गिर गया। ओके, नाउ अभी देखते हैं, एनालाइज करते हैं एक्चुअली यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। ओके, सो नाउ देखिए ये क्या था भाई, हमें ये पेन था, है ना। इस पेन पे मैंने क्या है, यहाँ पे फोर्स लगाया था, है ना। तो बिल्कुल ही ये स्टेबल था, इस पे किधर भी कहीं भी ये क्या हुआ, ये मूव नहीं किया, है ना, किधर भी ये मूव नहीं किया। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पे मूवमेंट इसका क्यों नहीं हुआ, हम वो देखते हैं। करेक्ट। सो नाउ अगर आपको याद हो, जैसा कि जैसा आप अपने स्कूल में बैठे रहते हो और जैसे टाइम पास हो रहा है, कोई है नहीं, तो अपने अपने पेन को लेके ऐसे ऐसे अपने टेबल पे ऐसे आप घुमाने लगते थे, है ना। क्या याद है आपको? अभी भी करते रहेंगे ऐसे, पेन को लेके ऐसे बेंच पे ऐसे जस्ट रोटेट कर दिया, है ना। तो या पेन फाइट ऑल्सो, तो पेन फाइट आपने देखा होगा, तो पेन कुछ ऐसे रोटेट करती है ना। पेन का रोटेशन कुछ ऐसा होता है, अपनी ही एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही होती है पेन, है ना, ऐसा चुक 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 ऐसा। करेक्ट। सो नाउ अगर आप देखो ध्यान से, तो पेन का रोटेशन अगर ऐसा हो रहा है, सो मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि पेन का एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। तो पेन का एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी ये है, पेन अपने ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट कर रही है ना। सो पेन का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। करेक्ट। सो सिमिलरली पेन का अगर आप सेंटर ऑफ मास देखो, तो ये है आपका सेंटर ऑफ मास। करेक्ट। पेन जनरली क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। सो पेन आपका ये क्या है, यूनिफॉर्म है, और आप ये इसका रहा सेंटर ऑफ मास। और आपने यहाँ पे क्या किया, पेन को रोटेट कर दिया, तो ये भी आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो रही है, बॉडी रोटेट कर रही है ना। यानी कि ऐसा बोले कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कौन सा है भाई, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी ये वाला है, दिस मिडिल पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो नाउ मैंने आपको बता रखा था कि देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया, है ना। मान लीजिए आपने इसको जहां फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, और आप यहाँ पे आप फोर्स लगाओ, तो क्या होगा भाई, सपोज द अमाउंट ऑफ फोर्स इज एफ,
है ना, और ये डिस्टेंस कितना है L, तो यहाँ पे एक टॉर्क आएगा एंड दिस टॉर्क, द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी F इंटू L, करेक्ट। तो यहाँ पे भी टॉर्क आएगा ना। अभी देखिए ध्यान से, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आपने यहीं पे फोर्स लगाया है, करेक्ट। तो अभी मैं आपका टॉर्क निकालू तो दिस विल कम आउट टू बी F इंटू R। नाउ R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू यहाँ तो है 0, क्योंकि अभी इसके अबाउट ही तो घूम रहा है ये, तो टॉर्क कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और मैंने आपको ये दरवाजे का एग्जांपल दिया था, सपोज दिस इज द डोर ऑफ योर हाउस, है ना, ये आपका घर का दरवाजा है। अगर आप क्या करोगे, दरवाजे को आप ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, है ना, ऐसे आप इसमें फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, दरवाजा घूमेगा क्या, बिल्कुल नहीं घूमेगा। वन मोर एग्जांपल, ये देखिए ध्यान से, आप एक बार एक ये रॉड है, आपने इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगाया F एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर आप इसके कंपोनेंट करो तो दो कंपोनेंट आते हैं, एक इज F cos थीटा एंड सेकंड इज F sin थीटा, है ना। देखिए दिस इज F sin थीटा, दिस इज F cos थीटा। नाउ अब आप मुझे बताइए कि विच फोर्स विल कॉज द रोटेशन, F sin थीटा और F cos थीटा। F sin थीटा विल कॉज द रोटेशन और F cos थीटा विल कॉज द रोटेशन। तो सभी लोगों को पता है साइन थीटा विल कॉज द रोटेशन, मतलब कि जो फोर्स क्या हो भाई एकदम रेडियस के परपेंडिकुलर हो, क्या करेगा, रोटेशन करेगा, है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड सेकंड देखिए ध्यान से, सो अभी ये वाला जो फोर्स है बिल्कुल ही रेडियस से पास हो रहा है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल, जैसे आपके पास यहाँ पे F cos थीटा है, ये F cos थीटा देखो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में अगर आप देखिए, सो आपका जो फोर्स है, आप ये जो फोर्स लगा रहे हो ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी टॉर्क नहीं आया, टॉर्क की वैल्यू हो गई 0, है ना। एंड दैट्स वाई यहाँ पे पेन का रोटेशन नहीं हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे पेन का रोटेशन नहीं हुआ, मैंने पेन को बैलेंस कर लिया एट दिस मिडिल पॉइंट। ओके, तो ये बात हो गई। बट वही देखो आप, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे ये पेन है और अगर आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया, करेक्ट, यहाँ पे आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या होगा भाई, ये पेन पूरी की पूरी इधर की तरफ टॉपल हो जाएगी, है ना, इधर की तरफ ये गिर जाएगी और इसका मोशन कुछ ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल तो अभी देखिए यहाँ पे जो अभी ये बॉल है, सॉरी अभी ये जो पेन है, सेकंड केस में अभी पेन का इक्विलिब्रियम नहीं आया है एंड पेन इज ट्राइंग टू रोटेट, पेन इज ट्राइंग टू रोटेट। नाउ देखिए यहाँ पे पेन, नाउ मैंने अपने फिंगर को यहाँ प्लेस कर दिया, है ना, जस्ट फॉर उसे सस्टेन करने के लिए, करेक्ट। नाउ देखिए ध्यान से, अभी क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है यहाँ mg का। अगर ये रॉड है, मास m है, लेंथ l है, तो इस पे क्या लगेगा भाई, नीचे एक mg का फोर्स लगेगा। नाउ आपने पेन को यहाँ पे फिक्स कर रखा है, करेक्ट। सो नाउ ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो आपका ये हो गया भाई आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रॉड की लेंथ L है, ये है मिडिल पॉइंट, तो दिस डिस्टेंस इज L/2। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, ये आपका फोर्स है और ये आपका रेडियस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज द रेडियस। सो नाउ अभी आप टॉर्क को कैलकुलेट करें, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो टॉर्क आता है आपका F इंटू आर परपेंडिकुलर, सो दिस इज फोर्स F and this is r की वैल्यू L/2, so this comes out to be फोर्स कितना है आपके पास mg इनटू ये कितना है भाई, दिस इज L/2। सो नाउ इसका मतलब अभी ये हो गया कि एक टॉर्क है कौन सी डायरेक्शन में, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जो टॉर्क होती कैसी होती है, उसको हम लिखते हैं पॉजिटिव, या फिर ऐसे लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस पे एक टॉर्क लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है भाई, इस रॉड पे एक टॉर्क लग रहा है, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उससे ये रॉड घूम रहा है, इसका मतलब अभी ये इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आया, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम अभी नहीं। ओके, so this is one of the example कि अभी this rod is unstable and this is moving about a fixed axis. Okay, now let us take a second example, दूसरा example लेते हैं हम। so दूसरा example हमारे पास कुछ ऐसा है। now ये देखिए ध्यान से, same rod is here
है ना, रॉड को फिक्स नहीं किया मैंने किधर भी, एंड द रॉड इज, रॉड यहाँ पे है, ये रॉड यहाँ पे है, आपने क्या किया है, एक बच्चे ने इसको फोर्स यहाँ पे लगाया और एक ने फोर्स अभी यहाँ पे लगाया, बिग रॉड। सो अभी देखिए ध्यान से, दिस इज सेंटर ऑफ मास। नाउ अगर सपोज दिस इज द फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2, करेक्ट, एंड दिस इज रॉड है, मास m एंड लेंथ l, सो दिस डिस्टेंस l by 2, दिस इज हियर l by 2। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर हम दोनों फोर्सेस के टॉर्क को निकालें, दोनों फोर्सेस के हम टॉर्क को कैलकुलेट करें, तो दोनों का जो नेचर ऑफ रोटेशन है, जिनको जो जो रोटेशन आने वाला है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है आप देखिए यहाँ पे, या देखिए ध्यान से यहाँ पे, सो एक मिनट के लिए आप इस F2 को भूल जाओ, है ना, इस F2 को भूल जाओ, सिर्फ आप F1 को देखो। सो F1 की वजह से द सेंस ऑफ रोटेशन जो होगा, F1 की वजह से जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा कैसा होगा, सो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में होगा। अभी क्या ये डायरेक्शन कैसी है भाई, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर फिर आप एक सेकंड के लिए F1 को भूल जाइए, तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, इसका सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इधर की तरफ होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना, एंड दैट विल बी द क्लॉकवाइज, करेक्ट। सो अगर आप देखो यहाँ पे कि नेट टॉर्क कितना है, अगर सॉरी ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो क्या होने चाहिए, ये टॉर्क और ये वाला टॉर्क दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। सो नाउ ऐसे क्वेश्चन की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम कैसा करते हैं, जस्ट हम दोनों के टॉर्क को हम इक्वेट कर देते हैं। सो विल डू लाइक दिस। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो F1 है, इसका टॉर्क हम देखते हैं, निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज F1 एंड दिस डिस्टेंस इज L2, L by 2। अभी इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है भाई, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क मैं लिखूं, सो दिस विल बी F1 into L by 2। सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज पॉजिटिव। तो जब आप इक्वेशंस में लिखे, तो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ले सकते हैं, है ना, इनफैक्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ये ऐसा हो गया। नाउ कम टू द टॉर्क ऑफ द F2। सो F2 का टॉर्क देखिए ध्यान से, तो F2 का अगर टॉर्क आप देखें ध्यान से, तो F2 जो फोर्स है, वो कुछ ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा इस ऑब्जेक्ट को, है ना। नाउ अभी ये टॉर्क कैसे है भाई, ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैसे लेते हैं हम, इसको लेते हैं हम नेगेटिव। ओके, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ F2 इंटू L/2। ओके, ये इन दोनों का टॉर्क हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों किस में रहे भाई, इक्विलिब्रियम में रहे, तो इनको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, है ना। सो हियर फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, F1 into L/2 is equals to F2 into L/2। ओके, so this is the condition of a rotational equilibrium। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कि हमने ये जो पॉइंट है हमारा, जो ये वाला पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट P, हमने इस पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क को क्या किया, हमने जीरो किया। ओके, सो लिखेंगे यहाँ पे इस बात को आप, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, for rotational equilibrium, the net torque about any point, about any one point, should be zero। सो नेट टॉर्क जो लगने वाला है, जो नेट रोटेशनल इफेक्ट होने वाला है, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, इस बात को आप याद रखेंगे, और इस पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यस, एनी डाउट्स? डन, लिख के हो गया। ओके अथर, बताइए, डाउट बताइए अपना आप। ओके,
ओके ओके, ठीक है, करता हूं मैं। ओके, एनीबॉडी हैज एनी मोर डाउट? और किसी बच्चे को कोई डाउट? लिखिए लिखिए, अपने डाउट लिखिए। ओके चलिए, अथर बताता हूं मैं आपको। तो देखिए यहां तक क्लियर है कि जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप चलने देना नहीं चाहते, तो क्या होना चाहिए भाई? अगर ये दो फोर्स आप लगा रहे हो F1 एंड F2, तो और हम ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे, दिस ऑब्जेक्ट शुड नॉट मूव एट ऑल, है ना? तो क्या होना चाहिए भाई? F1 और F2 दोनों ही क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। करेक्ट। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा हमने अब कंडीशन ले लिया कि एक रॉड है, यहां से आपने इसको क्या करा है? फिक्स करा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? और ये आप दो फोर्स अब यहाँ पे यहाँ लगा रहे हैं, एक ये आपका F1 है, दूसरा F2 है। तो कहने की बात यह है कि अगर यहाँ पे रोटेशनल मोशन होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है भाई? टॉर्क नेट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में देखा कि बॉडी को मूव नहीं करना है, तो क्या लिखते हो आप भाई? यहाँ पे एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा? एक बार F1 का टॉर्क निकाला, एक बार F2 का टॉर्क निकाला, और दोनों को हमने 0 कर दिया। ओके तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि टॉर्क नेट 0 होना चाहिए अबाउट एनी वन पॉइंट, अबाउट एनी वन पॉइंट। ओके, अब इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सपोज ये रॉड है, हमने यहाँ पे रॉड को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब एक फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं और एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना? तो अब इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क को 0 करना पड़ेगा। ये जो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो आपका हिंज है, इस हिंज के अबाउट आपको नेट टॉर्क नेट को 0 करना पड़ेगा, तब जाके आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसको आप लेके आ सकते हैं, है ना? और टॉर्क की इक्वेशन लिखना आपको सबको पता है, आप आराम से लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यस अथर, यस, एनी मोर डाउट्स? ओके तो लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जिसमें दो स्ट्रिंग्स थे और दो ब्लॉक्स थे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हाँ, किसी ने किया सॉल्व? हाँ भाई, किसी ने किया सॉल्व और रॉड वाले क्वेश्चन को? नहीं? प्रतीक, प्रतीक आया आज? ओके चलिए, सॉल्व करते हैं हम इस सवाल को। नाउ देखिए ध्यान से, ये सवाल कुछ ऐसा था। दो स्ट्रिंग्स है यहाँ पे एंड वन बिग रॉड इज देयर, वन बिग रॉड इज देयर। ये जो बड़ा वाला रॉड है, इसका मास है इसका मास है 10 kg। ओके एंड इसके ऊपर हमने एक छोटा मास रखा है, एंड दैट इज m इज इक्वल टू 5 kg, है ना? ये है 5 kg का और ये है 10 kg का। और ये जो रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ओके नाउ, हाँ इतना डाटा है। नाउ आपको ऐसा बता रखा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। अभी देखिए दो रस्सियां हैं यहाँ पे, तो आप इसको मान लीजिए दिस इज T2, सॉरी दिस इज T1 मान लीजिए, और इसको यहाँ पे T2 मान लीजिए। ओके और अभी बस इतना ही है आपके पास इंफॉर्मेशन। इन दो इंफॉर्मेशंस को आपको यूज करके क्या करना है? यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। ओके तो डायरेक्ट मैंने क्या कर लिया, आपके सामने एक बड़ा सा सवाल ले लिया, बिकॉज लास्ट क्लास मैंने आपको करा रखा था। अभी जैसे देखो सवाल कराए थे सीसॉ वाले, है ना? याद होगा आप सबको। तो यहाँ पे क्या था? एक पहला यहाँ पे एक 1 पर्सन इज देयर, 1 पर्सन इज हेयर। तो हम ये पूछ रहे थे कि बताइए एक्सिस से इसे कितनी दूरी पे रखे सो दैट ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए, है ना? तो इसमें क्या करना था? नेट टॉर्क अबाउट यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट आपको 0 करना था। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम टॉर्क, नेट टॉर्क को हम 0 कर पा रहे हैं।
अब देखिए आपके पास दो इक्वेशंस है, सॉरी दो अननोन वेरिएबल्स है आपके पास, T1 और T2, है ना। तो बीइंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स, आपको क्या करना होगा, दो अलग अलग इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, एवरीवन ट्राई करें सभी लोग। एवरीवन हाँ जी कर रहे हैं सभी लोग। चलिए एक बार ये सवाल मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, आप फिर अगला सवाल आप मुझे सॉल्व करके बताइए। ओके, नाउ देखिए ध्यान से। सो जहां भी अभी फोर्सेस की बात आती है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। जो भी हमारे पास बॉडी है उसका हम क्या करना है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम हमें बना लेना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्पफुल। सो फ्री बॉडी डायग्राम में बनाओ, दिस इज द 10 kg मास। सो 10 kg के कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे क्या लगेगा भाई, mg। सो इट विल बी हेयर 10g। ओके, एंड यहाँ पे रस्सी के, सॉरी इस ब्लॉक के वन एंड पे एक रस्सी है, तो यहाँ पे दिस इज टेंशन T1 और यहाँ पे है दिस इज टेंशन T2। ओके, नाउ एक और यहाँ पे मास रखा हुआ है, एंड दिस मास इज ऑफ 5 kg। तो ये रहा आपके पास 5 kg, और इसका भी यहाँ पे नीचे mg लग रहा होगा, दैट विल बी हियर 5g। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है ना। दिस इज मेंशन्ड अर्लियर, इस बात को आपको बता रखा गया है कि यहाँ पे जो एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये ट्रांसलेशनल में भी है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों ही इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे फोर्सेस को भी बैलेंस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्सेस भी क्या होंगे, जीरो होंगे। सुनाओ अभी देखो ध्यान से, ऊपर कितने फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस T1 एंड T2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू जो नीचे वाले फोर्सेस है, तो 10g कितना हो गया भाई, 10g हो गया मतलब 100 वन 5g मतलब 50, सो इट विल बिकम 150। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। यस, एनी डाउट किसी बच्चे को, कोई दिक्कत, एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस इक्वेशन? ओके एवरीवन, ओके कुछ डाउट हो तो आप लिखिए। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 150 न्यूटन। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी देखिए, अभी नेक्स्ट मैं लिखूंगा टॉर्क वाली इक्वेशन, सभी लोग वहां पे ध्यान देंगे, सभी लोग आप ध्यान दीजिए। सो नाउ यस, ओके, नाउ टॉर्क की इक्वेशन देखिए, ध्यान देंगे सभी लोग। सो नाउ देखिए इसमें फायदा क्या है आपको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपको टॉर्क लिखने का, कि आप किसी भी एक्सिस के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप क्या कर सकते हो, नेट टॉर्क को आप जीरो कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, है ना। तो ये इसमें क्या है, बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज है ना। तो इस बात को आप ध्यान से देखिए। सो मैं यहाँ पे, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर ब्लॉक, है ना, 10 kg का है, एंड दिस इज, ये पहला वाला फोर्स टेंशन फोर्स, ये दूसरा T2, ये यहाँ पे लग रहा है कितना, 10g, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ। ओके, एंड दिस इज 5g। ओके, दिस इज 5g। नाउ मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये पॉइंट O है, और इस पॉइंट O के अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट जो नेट टॉर्क है उसको मैं जीरो कर लेता हूं, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट आप क्या कर सकते हो, पूरे सिस्टम का टॉर्क आप जीरो कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो, है ना। सपोज अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, कहीं कोई घुमावट नहीं हो रही, कहीं कोई यहाँ पे का चक्कर नहीं हो रहा, है ना। तो इसका मतलब किधर से भी आप टॉर्क मेजर कर लो, यहाँ से कर लो, इस पॉइंट से कर लो, इस पॉइंट से कर लो, ये पॉइंट से कर लो, ये पॉइंट से कर लो, सबका सबका टॉर्क क्या आना है भाई, जीरो आना है। कौन सा टॉर्क, नेट टॉर्क, है ना। नेट टॉर्क क्या आना है आपको, जीरो आना है। ओके, सो किसी भी
पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क को जीरो बना सकते हो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात आए तो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि ओ पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क को जीरो कर दूंगा। तो अभी देखिए हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4, है ना। हमारे पास ये 4 फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस का जो टॉर्क होगा वो नेट टॉर्क क्या होना है, जीरो होना है ना। तो चलिए हम नेट टॉर्क लिखते हैं। तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने एक्सिस कौन सा माना है, इस पॉइंट ओ को माना है। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर नहीं किया शायद एक पॉइंट। हाँ, ये जो आपका जो 5 kg है ना, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ओके, नाउ यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो छोटा वाला ब्लॉक है 5 kg का, इसे हमने रखा है कितने पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 10 सेंटीमीटर आगे। ओके, तो चलिए अभी मैं टॉर्क लिखूंगा हर एक पॉइंट का। तो सबसे पहले मैं टॉर्क लिखता हूँ T1 का, है ना, सभी लोग साथ में लिखेंगे। सो आप मुझे बताइए कि ये हमारा रॉड है, इस सारे सिस्टम को सब कुछ भूल जाइए, और ये टॉर्क सॉरी ये फोर्स अभी इस पे ऐसे लग रहा है ना। ये डिस्टेंस है आपके पास 50 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 50 सेंटीमीटर। नाउ आप सभी लोग चैट में लिख के बताइए टॉर्क की वैल्यू, आप बताइए T1 का टॉर्क बताइए सभी लोग साइन के साथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एवरीवन। -50 T1, अथर्व ने लिखा है -50 T1, क्लॉकवाइज, ओके क्लॉकवाइज, एवरीवन सभी लोग बताइए टॉर्क लिखिए, टॉर्क की वैल्यू क्लॉकवाइज 50 T1, साहिल ने सही बताया, अथर्व ने भी करेक्ट बताया, एवरीवन बाकी लोग जो भी समझ पा रहे हैं लिखिए 50 T1 प्लस और माइनस, योगांश या क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो ये डायरेक्शन मेंशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए ध्यान से, युवांश ने भी करेक्ट बताया, समीर ने भी करेक्ट बताया, बाकी लोग देखिए ध्यान से। तो यहाँ देखो मैंने रॉड को फिक्स कर रखा है ना, और ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड कैसे घूमेगा, अभी ऐसे घूमेगा, और दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो क्लॉकवाइज को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। सो दिस विल बिकम -50 into T1। ओके, नाउ अभी आते हैं हम T2 के टॉर्क पे, किसके टॉर्क पे भाई, T2 के टॉर्क पे। तो चलिए लिखिए आप T2 का टॉर्क, T2 का टॉर्क लिखेंगे आप। सो ये आपका रॉड हो गया, ये हिंज हो गया, और T2 फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, दिस इज T2, है ना। नाउ और ये डिस्टेंस भी कितना है भाई, दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। तो चलिए अभी सॉल्व कीजिए, +15 to T2, वेरी गुड। तो अभी इसका रोटेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, इधर की तरफ, है ना। सो ये हो जाएगा आपका +15 to T2, वेरी गुड। अथर्व, साहिल, युगांश, वेरी गुड। ये लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं क्या, यस एवरीवन, आप लोग लिख पा रहे हैं टॉर्क, विघ्नेश हाँ सही बताया, वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया आपका टॉर्क हो गया +15 to T2। ओके, ना चलिए तीसरे फोर्स की बात करते हैं, हम तीसरे फोर्स की बात करते हैं। तो चलिए भाई आप बताइए मुझे, यहाँ पे जो 10G का जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ देखिए ये लग रहा है 10G का फोर्स। बताइए इसका टॉर्क क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट इसका टॉर्क क्या होगा, वेरी गुड, जीरो होगा, है ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो क्या है भाई, ये है ना। अभी आपने मान लिया है कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये घूमेगा, तो जहां से एक्सिस पास हो रही है उधर से आप फोर्स लगाओ तो उसका टॉर्क तो जीरो होता है ना, उसका टॉर्क तो क्या होता है, जीरो होता है। देखिए इस पॉइंट में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आए तो आप याद रखो, दिस इज योर दरवाजा, दरवाजे को ऐसे खींचो, मूव करेगा नहीं करेगा। ये मान लीजिए आपके पास रॉड है, एक फोर्स आपने ऐसा लगाया, दो कंपोनेंट हो गए इसके, है ना। तो हमेशा ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है।
तो जब भी कोई फोर्स आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो उसका टॉर्क नहीं आता है ना। तो यहाँ पे इसका जो टॉर्क है वो कितना हो गया भाई, वो हो गया आपका 0। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, दिक्कत हो तो बताइए मुझे। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक और फोर्स बच गया हमारे पास, एक फोर्स बच गया यहाँ पे। ये देखिए ध्यान से, ये रहा आपके पास 5 kg का मास, है ना। तो इसका फोर्स लग रहा है यहाँ पे 50, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, तो ये डिस्टेंस है 10, है ना। तो अभी इसका टॉर्क चलिए लिख के बताओ आप मुझे। तो ये कैसे रोटेशन करेगा, कैसे, पहले ये देखना है कैसे रोटेट करता है। तो ये देखो कुछ आपका ये ऐसे रोटेट करेगा इधर की तरफ, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा, है ना। ऐसे रोटेट करा मतलब कौन सी डायरेक्शन भाई, सो ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लिखते हैं हम नेगेटिव, तो इसको लिखूंगा मैंने -5g इंटू 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप सारे इक्वेशन लिख दिए टॉर्क के। ओके, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 50t2 माइनस 50t1 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इधर 5g हेलो इंटू हेलो 10, ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी देखिए ध्यान से, ये 50 50 और ये 5 इंटू 10 50, तो इस 50 को आप उड़ा सकते हो इधर, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी होगी 10। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी भाई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 150, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चलिए दोनों को सॉल्व करके बताइए t1 t2 की वैल्यू एवरीवन। यस, t1 70 and t2 80, very good, करेक्ट आंसर। तो t1 हो गया 70 and t2 is 80, वेरी गुड। युगांश का आंसर आ रहा है, सूरज का, विघ्नेश का, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास। दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ t2 इज इक्वल्स टू 160। देखिए यहाँ पे दिस दोनों को जोड़ दीजिए इक्वेशन को, तो दिस विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ से आगे आपके पास t2 की वैल्यू आ गई 80। इस इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट कर दो, सो द t1 विल बिकम आउट टू बी 70। ओके, okay, any doubt, anybody has any doubt? इस बताइए, दोबारा एक्सप्लेन करना है किसी बच्चे को, कोई डाउट? ओके, यस, एक बार फिर मैं आपको जस्ट एक बार ऐसे रिवाइज कराता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये आपका वो था, ये रॉड है यहाँ पे, एंड दीज आर द टू रोप्स, ऐसे आपने यहाँ पे लगा दिया, है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, दो यहाँ पे वेरिएबल थे, तो मैंने पहले क्या लिखा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 150, है ना। ये पहला इक्वेशन बनाया। दूसरा मैंने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को मैंने क्या कर दिया भाई, 0 कर दिया। इस पॉइंट के अबाउट मैंने क्या किया, नेट टॉर्क को आप कर दिया मैंने यहाँ पे 0। ओके, नाउ मैंने आपको एक पॉइंट बोली थी, क्या बोला पॉइंट, कि इसमें इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में आप ना नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, किसी भी पॉइंट के अबाउट, है ना। तो अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो इस पॉइंट के बाद क्या करते हैं, टॉर्क को 0 कर देते हैं अभी।
है ना। उसी सवाल में क्या करूं मैं, इस पॉइंट के बाद टॉर्क को जीरो कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं एक बार, आता है या नहीं आता है, मैंने सच बोला या नहीं। सो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये हो गया T2, और नहीं इसको मैंने T1 माना था ना, इसको T1 माना था और इसको T2 एज्यूम किया था। सो नाउ इस पॉइंट के बाद टॉर्क को जीरो करते हैं। तो देखिए फोर्सेस कौन कौन से हमारे पास, ये है 10G, और इससे 10 सेंटीमीटर आगे एक दूसरा फोर्स है हमारे पास, दैट इज 5G, और ये है ऊपर हमारा दिस इज T2। तो इसके अबाउट क्या करेंगे हम, टॉर्क को हम जीरो करेंगे। सो नाउ ये इसको पॉइंट ए मान लीजिए, तो टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो मान लेना है हमें ऐसा। तो अभी देखिए इसके बाद टॉर्क लिखेंगे, तो इसका मैं टॉर्क लिखूंगा -10G इंटू 50। ये देखो इसका मैंने लिखा टॉर्क, ये देखिए डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ पे, डिस्टेंस इज 50। ओके, और ये क्या है भाई, ये आपका 10G फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस कितना है 50। तो अगर आप इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ऐसा मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लिख लिया। नाउ ये 5G, इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा ही होगा, है ना। और देखिए तो इसका हो गया आपका -5G इंटू एक्सिस, इसकी डिस्टेंस कितनी है 60। देखो ध्यान से, ये है 50 और इससे 10 आगे, तो कितना हो गया भाई, टोटल हैज बिकम 60। ओके, नाउ ये फोर्स बच गया, तो ये आपका इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, +T2 इंटू 100 इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व कीजिए, तो ये आपका बनेगा यहाँ से T2 इंटू 100 इज इक्वल टू 10G इंटू 50 प्लस 5G इंटू 60। तो इसको अभी आप सॉल्व कीजिए, G की वैल्यू 10 डाल दीजिए, तो यहाँ पे आता है आपका 10 टाइम्स ऑफ T2, ये एक एक जीरो आप यहाँ पे उड़ा दीजिए सबका। सो ये बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 10 और ये G की वैल्यू भी 10 और ये 5, तो ये हो गया 500 प्लस ये बनेगा आपका 300, 800 हो गया। सो इस तरह करके T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 हो गया, फिर एक जीरो से इनका एक जीरो यहाँ खत्म। सो T2 की वैल्यू आ गई अभी यहाँ पे 80। यस, तो अभी आप चाहो होमवर्क में क्या करो, ये वाली एक्सिस के अबाउट भी आप टॉर्क जीरो करके देख लो, है ना, आंसर आपका वैसे ही आएगा। तो ये था आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये था आपका क्या भाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आपने किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को आप जीरो कर सकते हैं। Yes, any doubt? Anybody has any doubt? Okay, all clear. आगे बढ़े। Okay, so तो नेक्स्ट एक सवाल, छोटा सा सवाल आपके लिए। ओके ओके, मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, है ना, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, फ्रॉम बेसिक लेवल टू अपर लेवल के क्वेश्चंस, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट टॉक इक्वल्स टू आई अल्फा फॉर्मूला को मैंने डेराइव कराया था, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला जो नेक्स्ट टॉपिक था लास्ट क्लास में, टॉक इक्वल्स टू आई अल्फा फॉर्मूले को हमने देखा था, तो सीखा था, और इसको हमने डेराइव भी किया था कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे आता है। सो इस फॉर्मूले को हमने डेराइव किया था, और इससे हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो हमने क्वेश्चंस में ये पाया कि एक्चुअली अभी यहाँ पे आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ये जो टर्म है ना, हर इसमें आने वाला है, हर एक सवाल में ये बार बार आएगा आपके। जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी आप इसको रोटेशनल के टर्म्स में देख लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम को क्या लिखोगे आप, एम को आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे इसको आई, है ना।
मास को क्या लिखते हैं, मास को लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आई लिखेंगे और v को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओमेगा से। सो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको आई आना चाहिए, जैसे मान लो ये मैंने अभी यहाँ पे बना दिया है, तो दिस इज अ स्क्वायर शीट, ये एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अभी आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, है ना। ओके तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम और सारे सवाल करते हैं। सो नेक्स्ट है आपके सामने। ओके ये फॉर्मूला तो क्लियर है ना भाई सबको, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। देखिए आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हमारे पास एक फॉर्मूला है। ओके नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने। दिस इज अ फ्लाई व्हील, ये आपके पास एक फ्लाई व्हील है और ये यहाँ पे ऐसा फिक्स्ड है, ऐसा ही चक्री चक्री। और इसमें हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का। क्या फोर्स लगाया यहाँ पे 20 न्यूटन का, और ये जो रेडियस है दिस इज 20 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और ये जो व्हील है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको दे रखा है 0.2 kg मीटर स्क्वायर। ओके ऐसा दे रखा है। नाउ आपसे ये पूछा है कि कैलकुलेट कैलकुलेट ओमेगा ओमेगा आफ्टर ओमेगा आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के बाद आप इसका ओमेगा निकाल के बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो ये फ्लाई व्हील है, आपने इसमें क्या किया, एक फोर्स एफ लगाया, तो क्या होगा, अभी घूमना शुरू हुआ है, जस्ट घूमना शुरू हुआ है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखिए तो अभी ये जस्ट अभी घूमना स्टार्ट किया है। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद देखेंगे तो थोड़ा फास्ट मूव करने लगा। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद देखेंगे तो और फास्ट मूव करने लगा। वैसे ही 5 सेकेंड जब हो जाएगा तो ये बहुत फास्ट से मूव कर रहा होगा, उस टाइम पे इसका आपको ओमेगा निकाल के बताना है। हाँ जी करे सॉल्व। तो कल के सवाल को आप देखिए, रिवाइज करो और फिर उसको आप सॉल्व कीजिए। इज एनी क्लू? चलिए देखते हैं सवाल को। हाँ साहिल, कर पा रहे कुछ? तो प्रज्वल आपको समझ में आ रहा है? प्रज्वल कुलकर्णी जी, आप समझ पा रहे हैं? ओके तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है कि जो फोर्स है वो है, फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन, रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं मीटर में चेंज कर लूंगा, 20/100 मीटर। ओके रेडियस दे रखा है, ये दे रखा है। सो नाउ इंफॉर्मेशन है, एक टाइम दे रखा है कि 5 सेकंड के बाद बताइए, है ना। सो नाउ अब देखिए ध्यान से, फॉर्मूला है हमारे पास टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके तो नाउ जो टॉर्क होता है उस टॉर्क की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं भाई, टॉर्क को लिखते हैं हम आई अल्फा, और टॉर्क को हम एफ क्रॉस आर परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, है ना। सो नाउ देखिए, सो ये टॉर्क को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए फोर्स कितना है 20,
और ये रहा आर। नाउ देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये है, ये जो आपका व्हील है ना इसके अबाउट घूम रहा है, ये व्हील इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे ऐसे ओमेगा से, ओके। और फोर्स ऐसे लगाया, एंड दिस रेडियस इज दिस इज फोर्स एंड दिस इज रेडियस। तो क्या हो गया भाई, ये एफ है और ये आर है ना। तो 20 इंटू 20/100, तो क्या हो गया, टॉर्क इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देखिए 0.2 ये आई है, और अल्फा अल्फा निकालना है, अल्फा हम निकाल लेंगे। तो यहां से यूज करके हम इसको अल्फा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास 4 इक्वल्स टू 0.2 इंटू अल्फा, है ना। सो देखो आपके पास ये अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अल्फा आ गया आपके पास 4 डिवाइड बाई 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कितना आ गया भाई, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे अल्फा निकाल लिया, ओके। सो इस सवाल में अगर पूछा होता बताइए अल्फा की वैल्यू निकालिए, तो आप ऐसे करके आप अल्फा निकाल लेते, ओके। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम ओमेगा पे। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, अगर आपने रिलेट किया ना, जस्ट आपको फॉर्मूले का रिवीजन है, फॉर्मूले ऑन द टिप है, सब कुछ याद है, तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ तक लिख लिया बच्चों सबने। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सुनाओ अभी देखिए ध्यान से, ओमेगा पूछ रखा है, तो देखो अल्फा मतलब क्या है भाई, एक्सेलरेशन, है ना। तो देखिए अल्फा दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, मान लीजिए मैंने अब जस्ट एक कोरिलेट कर रहा हूं मैं इसको लीनियर से और इससे। तो अल्फा है आपके पास, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वैसे ही अल्फा क्या होता है भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। सो अभी आप देखिए ध्यान से, अल्फा दे रखा है, टाइम दे रखा है, और ओमेगा की वैल्यू आपको निकालनी है। सो ये है आपका फ्लाईव्हील, ये आपका फ्लाईव्हील, और ये फ्लाईव्हील कैसे हो रहा है भाई, ये फ्लाईव्हील ऐसे रोटेट कर रहा है ना। एंड दिस इज यहाँ पे एक फोर्स एफ लगा रखा है, दिस इज रेडियस आर, ओके। जैसे अब देखिए फोर्स लगाना शुरू किया है, यानी कि ओमेगा इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे एक मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, आपने ट्रक को धक्का दिया, फोर्स लगाया, तो इनिशियली जो उसका वेलोसिटी है वो तो 0 ही होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे ओमेगा इनिशियल वैल्यू क्या है भाई, 0 है। नाउ फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अभी ऐसे ही सर्कुलर में फॉर्मूला क्या आ जाता है, सर्कुलर में फॉर्मूला आता है हमारे पास ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओके। ये फॉर्मूला है, तो आपको पता है ओमेगा इनिशियल की वैल्यू क्या है भाई, 0। सो ओमेगा फाइनल कम्स आउट टू बी 0 प्लस अल्फा की वैल्यू 20, है ना। इनटू टाइम कितना हो गया भाई, 5। तो ओमेगा फाइनल कम्स आउट टू बी 100 रेडियंस पर सेकेंड। यानी कि ये फ्लाईव्हील है, इस फ्लाईव्हील को आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया यहाँ पे 20 न्यूटन का। तो 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, इसका जो ओमेगा होगा ये 100 रेडियन पर सेकेंड से ये घूम रहा होगा। तो है ना भाई, बहुत ही आसान सवाल। कैसे आपने किया इसको सॉल्व, तो जस्ट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा आपने निकाला, और इसमें सर्कुलर मोशन आपने रिलेट कर दिया। यस, एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले सवाल पे, सॉरी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बता दो भाई तुरंत। ओके, नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। व्हील, a wheel with moment of inertia 2 kg meter square, and rotating
and rotating at 50 rpm, 50 rotation per meter per minute, sorry, 50 rotations per minute is brought to rest पे आ गया, then find the torque, find the torque required, the torque required to bring it to rest in 1 minute. 1 मिनट में कितना टॉर्क लगाए ताकि वो रुक जाए। जैसे कि ध्यान से देखिए, ये व्हील है, व्हील का रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है ना। तो देखिए एक्चुअली जब यहाँ पे ऐसे जब रोटेट करती है ना, व्हील का मोशन आगे भी होता है और व्हील ऐसे मान लीजिए रोटेट भी होती है। तो जैसे हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए अभी ये व्हील आगे जा रही है, तो क्या होता है, इधर फ्रिक्शन लगता है ना, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। अब देखिए ध्यान से, ये है व्हील का कुछ तो रेडियस है आर, और ये है फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या होता है, अभी यहाँ पे देखिए एफ क्रॉस आर, एक फ्रिक्शन का एक टॉर्क आता है। जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक नया टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और ये टॉर्क क्या करता है भाई, अभी एक उल्टी डायरेक्शन का ओमेगा प्रोड्यूस करता है ना। तो क्या होता है, इसकी वजह से व्हील वापस रेस्ट पे आ जाती है ना। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए सवाल को। वैसे सर्कुलर मोशंस के आप पूरे इक्वेशन को यूज कीजिए, आंसर आएगा। देखते किसका आंसर आता है अब इस बार। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए, बाद में बता दूंगा मैं आपको वीडियो के थ्रू। अथर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ये एक एप्लीकेशन है जिसको हम बाद में समझेंगे, रोलिंग मोशन में समझेंगे। 2π/25 टॉर्क की वैल्यू, नहीं जी। ओके अथर्व, इसको हम रोलिंग मोशन में पढ़ेंगे बाद में, पिक्चर के साथ बताऊंगा, समझ में आएगा अच्छे से। अब ये सॉल्व कीजिए सवाल। यस, बाकी लोग आंसर लेके आए। यस, हृदय हृदय आंसर लेके आइए। आंसर आ रहा है आपके हृदय? संजय, रोशन, ओके सरेंडर। चलो सॉल्व करूं मैं। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। तो देखिए ध्यान से, पहले आप डाटा लिख लीजिए। डाटा क्या है आपके पास? सो द वैल्यू ऑफ आई इज, ओके, देखिए ओमेगा इनिशियल आपके दे रखा है 50 रोटेशंस पर मिनट, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में 50 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। कितने? 50 रिवॉल्यूशन। सो देखिए ध्यान से, आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है रोटेशंस पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट। तो अभी देखो आप, जैसे एक रोटेशन हो गया, तो 1 रोटेशन में जो थीटा हो गया कितना ट्रेवल होता है, तो दैट इज 2π। एक रोटेशन में कितना थीटा होगा भाई? 2π। तो वैसे अगर हम 50 रिवोल्यूशंस की बात करें, तो जो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? तो देखिए 1 रेवोल्यूशन में 2π, सो 50 रिवोल्यूशंस में कितना आएगा? सो इट विल बी 100π, है ना। तो देखिए अभी आपके पास थीटा कितना आ गया? 100π आ गया। नाउ ये कितने में हो रहा है भाई? तो दिस इज हैपनिंग इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स में। कितने में भाई? 60 सेकेंड्स में। तो अभी देखो ध्यान से, हम ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा क्या होता है भाई? ओमेगा इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो अभी देखिए ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 100π अपॉन
ये इसको ले लेता हूं मैं 60। तो देखिए अब ये कितना आ गया भाई, ये आपका पास आ गया 5π/3 रेडियन। कितना आ गया भाई, 5π/3 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट। यानी कि ये व्हील है और ये व्हील रोटेट कर रही है अभी इनिशियल ओमेगा। इसका कितना है भाई, इसका इनिशियल ओमेगा हमने निकाल लिया रेडियन पर सेकेंड में, तो यह है हमारे पास 5π/3 रेडियन पर सेकेंड। ना क्वेश्चन में बोल रहा है कि टॉर्क कितना लगाऊं मैं जो कि ये व्हील क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो मतलब व्हील स्टॉप हो गई तो फाइनल जो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो तो कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो फाइनल हो गया 0। करेक्ट। और ये सारी बातें कितने टाइम में हो रही है भाई, तो ये सब कुछ हो रहा है आपका कितने में, 60 सेकेंड्स में, है ना। है ना। अभी देखिए टाइम कितना है हमारे पास, 60 सेकेंड। अब देखो आपके पास ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा फाइनल है, और टाइम है आपके पास 60 सेकेंड। तो इन सबको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा निकाल सकता हूँ, है ना। चलिए लिख लीजिए अभी यहाँ तक, आप लिख लो सभी लोग। चलिए डन। तो देखिए मैंने अभी क्या करा, ओमेगा इनिशियल मेरे पास 50 आरपीएम में, तो इसको मैंने अभी रेडियन में चेंज करके निकाल लिया। तो यह है हमारे पास 5π/3 रेडियन पर सेकेंड, है ना। और ओमेगा इनिशियल की वैल्यू ये है, हमें उस व्हील को रोकना है, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। ओके, ओमेगा फाइनल बनेगा आपका 0। सो अभी देखियो इसको यूज करके मैं अभी क्या निकाल लूंगा, अल्फा निकालूंगा। अल्फा क्या होता है भाई, अल्फा होता है ओमेगा फाइनल इनिशियल अपॉन टाइम टी। सो ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 माइनस ओमेगा इनिशियल है आपके पास 5π/3 एंड डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू है आपके पास 60। तो इसको आप सॉल्व करते हो ना, तो ये आता है आपके पास 5π/3 इंटू 60 माइनस के साथ, तो ईयर अल्फा कम्स आउट टू बी माइनस π/36। ये देखिए 5 से आ गया 12, 12 3 जा 36। तो ये आपका अल्फा आ गया, है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि कोई अभी गाड़ी इधर जा रही है ना, रिलेट करो इसको आप लीनियर मोशन से। सो सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है कितनी, इनिशियल वेलोसिटी है तो 50 मीटर पर सेकेंड, और इसे क्या करना है आपको, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसे आपको रोकना है ना। मतलब वेलोसिटी फाइनल कितनी होनी है, 0 होनी है। तो अब इसका आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, कैसे लिखेंगे हम, तो ये लिखेंगे 0 माइनस 50 अपॉन टाइम, ऐसा लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई आपका, -5, है ना। तो एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे भी अल्फा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है, समझ गए आप। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, तो नेक्स्ट हमें निकालना है कि टॉर्क, टॉर्क निकालना है, टॉर्क कितना आएगा, है ना। तो टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे अभी हम सॉल्व करके। तो फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। सो टॉर्क आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2, एंड ये π/36। सो टॉर्क आ गया आपके पास -π/18 न्यूटन मीटर। ओके, सो माइनस का मतलब क्या हो गया भाई, कि आपका जो टॉर्क होना है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, है ना। क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तब जाके ये रुक पाएगा, है ना। तब जाके इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी, ओमेगा फाइनल विल बिकम 0। ओके, सो रिवाइज करा था मैं आपको। तो क्वेश्चन था हमारे पास, एक व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg/m² है, रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रोटेशन पर मिनट, और उसको हमें क्या करना है, रोक देना है। तो रोकने के लिए जो आपको जो टॉर्क चाहिए, है ना, वो टॉर्क कितना होना चाहिए 1 मिनट में, है ना। और टाइम कितना दे रखा आपको, 1 मिनट बस, है ना। तो मैंने क्या किया अभी सॉल्व करके, इसका ओमेगा है, इसको मैंने रेडियन में चेंज किया, है ना। टाइम हमारे पास 60 सेकेंड्स है, तो इसको यूज करके मैंने क्या करा, अल्फा निकाला। ये देखिए यहाँ पे आपका अल्फा आ गया। ओके, फिर
टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। तो ये सॉल्व करके हमारा टॉर्क आ गया। yes, any doubt, anybody has any doubt? आज समझ रहे सभी लोग? ओके, तो ये सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में एनालिसिस आपको हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा। तो बिल्कुल भी कुछ भी सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपका टेस्ट होगा, कितना आप रिवीजन करते हैं, कितना नहीं करते हैं। देखिए, क्या आपका एक स्क्वायर शीट है आपके पास, सारे बच्चों से सवाल होना चाहिए। दिस इज अ स्क्वायर शीट। आपके पास ये क्या है भैया, कि स्क्वायर शीट है, और ये स्क्वायर शीट है। यहाँ पे साइड लेंथ इज गिवन, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड मास ऑफ द शीट इज गिवन 120 ग्राम, एंड ये एक अल्फा से घूम रहा है ना। इसके पास अल्फा जो है, दिस अल्फा इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो पूछा गया आपसे कि कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, हाउ मच टॉर्क इज बीइंग अप्लाइड। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये देखो, ये सब कुछ देख के आपको लग रहा है यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। तो सब कुछ दे रखा है, सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट्स ऑल। ये डाटा दे रखा है, कैलकुलेट द टॉर्क अप्लाइड, कितना टॉर्क लग रहा है इस शीट पे। to calculate the amount of torque applied on the sheet। चलिए सॉल्व कीजिए। ये फॉर्मूला लगाना है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अभी कुछ ओमेगा नहीं, कुछ अल्फा नहीं, अल्फा आपको दे रखा है। चलिए सिर्फ ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। सिर्फ आपको निकालना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स ऑल। सॉल्व करेंगे, आंसर लेके आएंगे सभी लोग। देखिए, यहाँ पे एसआई यूनिट्स को आपको मेंटेन रखना है। तो देखो, यहाँ पे ग्राम में है, सेंटीमीटर में, इसको केजी में चेंज करना होगा, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, आंसर मैं आपको बताता हूँ, नहीं आंसर नहीं बताऊंगा। देखिए ध्यान से सभी लोग, सारे बच्चे, इसको आप केजी में कन्वर्ट करो, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो।
चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। सो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना यहाँ पे, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, तो देखिए ध्यान से, ये शीट है ना। तो आपको दो चीजें बताई गई हैं, एक ये वाला एक्सिस है, इसके अबाउट निकालने को बताया है आपको, ये वाला एक्सिस इसके अबाउट निकालने को बताया। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है भाई, ये होता है ma² / 12, और इसके अबाउट भी कितना होता है, ma² / 12। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये शीट है और अभी एक्सिस ये बना दिया। तो जो फैन होता है ना, फैन फैन देख रखा होगा आपने, हैंड फैन, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के इसको हम ऐसे घुमाते हैं। तो ना अभी देखो ध्यान से, ये यहाँ पे ये एक्सिस है ना। तो ये एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये जो नई वाली एक्सिस है, इससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, दिस इज a/2, करेक्ट। तभी हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं I = I about its center of mass plus m into d का स्क्वायर। व्हाट इज d? d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। I about सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई, ये होता है ma²/12। ओके, ये होता है ma²/12, और ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका प्लस m इंटू a²/4, ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सो टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। ओके, तो अभी हम इसमें पूरे में क्या करो, आप सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। सो हियर टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। I की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ma² / 12 प्लस ma²/4, ओके, इनटू अल्फा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बन के आ जाएगा आपका ma² / 3 एंड मल्टीप्लीकेशन विद अल्फा। ओके, तो चलिए अभी सॉल्व करेंगे। देखिए m है, सो m है आपका 120 ग्राम, इसको मैं किलोग्राम में चेंज कर दूंगा, डिवाइड बाई 1000, एंड ये है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर, है ना। सो इसको मैं मीटर में चेंज कर दूंगा, 5/100 इसका स्क्वायर, ओके, और इनटू 1/3, एंड दिस इज अल्फा की वैल्यू दे रखी 2 रेडियन/सेकंड, ये हो गया 2, है ना। तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, तो 12/100 इनटू ये हो जाएगा आपका 25, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 यहाँ पे आ गए, और ये हो गया 1/3 इंटू 2, एडजस्ट करते हैं इनको, ये हो गया 25 से हो गया 4, ओके, 3 से 4, 4 से 4 कैंसिल। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 10⁴ सो द टॉर्क बिकम्स आउट टू बी 2 into 10⁻⁻⁴ न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार आप रिवाइज करते रहे, सब कुछ आता है आपको, वेरी गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आया तो रोटेशन के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ओके, एनी डाउट? यस एवरीबॉडी, कितने लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही निकाल लिया था, करेक्ट? एवरीवन, कितने लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेक्ट आया था? ओके, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे से निकाली। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ओके, सबको समझ में आ रहा है? एनी डाउट, एनी डाउट, एनीबॉडी? देखिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्या भाई सूरज का बर्थडे है आज?
अगला सवाल देखेंगे। ओके सूरज जी, हैप्पी बर्थडे। जन्म दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए नेक्स्ट, इधर आ जाओ। देखिए अगला सवाल, बस करो बर्थडे विशेष। देखिए ध्यान से, यहाँ पे रॉड है, रॉड का मास एम, लेंथ एल, ओके। एंड मैंने क्या किया है, इसको इधर से L/4 डिस्टेंस में मैंने इसको यहाँ पे हिंज कर दिया है। यहाँ से L/4 डिस्टेंस में मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे हिंज किया है ना। और तो ये L/4 हो गया, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस हो गया आपके पास 3L/4। और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F, ओके। फोर्स F लगाया, सवाल इतना सा है, नाउ कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब अल्फा। चलिए करिए सॉल्व। तो इस पूरे सवाल में सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो आप कर लेंगे सॉल्व, कर पाएंगे सॉल्व। चलो बर्थडे बॉय सूरज करके दिखाओ जरा। कितना है आपका? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आंसर आना चाहिए अभी तक। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं सॉल्व कर दे, फिर होमवर्क में करके लाएंगे एवरीवन। 7 ml² अपॉन 48 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इज करेक्ट, वेरी गुड। अथर्व का आंसर वेरी गुड, करेक्ट है 7 ml² अपॉन 48। और आंसर बता रहे हैं अल्फा की वैल्यू इज 36/7 ml। ओके चलिए आप लोग करके लाइए, कल सॉल्व करेंगे। और आज जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट जो थर्सडे को जो टेस्ट हुआ था, उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप करके लाइए, डाउट आप पूछो। ओके, डू दिस इन होमवर्क। अटेंडेंस डालिए एवरीवन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपका 7 ml² अपॉन 48। ओके थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस डालेंगे सभी लोग।